हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन हम करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तैयारी करते रहिए लगातार। और एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है यूपी टीजीटी पीजीटी की। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम जरूर है लेकिन अगर टाइम है तो अच्छी तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और ढीली बिल्कुल मत छोड़िए अपनी तैयारी को। ठीक है, और वीडियो भी देखते रहिए और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने निरंकुश एकलवाद तथा ठोस एकलवाद में विभेदित किया है? मेवार्ट, हिगिस, मिस फॉलेट, मैकाइवर। और जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मैवार्ट। ठीक है, तो निरंकुश एकलवाद को अधिनायक भी कहा जाता है। इसको निरंकुश जो एकलवाद है इसको क्या कहा जाता है? अधिनायक भी कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि ठोस जो जबकि ठोस एकलवाद का अर्थ राजतंत्र से लगाया जाता है। जो ठोस एकलवाद है इसका अर्थ किससे लगाया जाता है? राजतंत्र शासन से। ठीक है, इसका राजतंत्र से लगाया जाता है और मेवाड़ ने इसमें क्या किया है? इन दोनों में अंतर किया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है। इतिहास केवल भौतिक जीवन से संबंधित है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास का सर्वोच्च लक्ष्य भौतिक प्रगति है और इतिहास आर्थिक मानव की कहानी है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। देखिए, मार्क्स द्वारा आर्थिक आधार पर की गई जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है उससे हमारा मतलब हो जाता है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित तथ्य से है जो कि मानव समाज के विकास का इतिहास किन्हीं दैवी परिस्थितियों के कारण नहीं। यानी जो मानव समाज है, ठीक है, उसका जो इतिहास है वो किसी भी दैवी से नहीं है। ठीक है, दैवी उत्पत्ति का जैसे सिद्धांत एक तरीके से है कि मतलब भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा, तो दैवी परिस्थितियों के कारण नहीं वरन भौतिक व आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। यानी कैसे? या जो भौतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो भौतिक व आर्थिक जो है जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई मार्क्स के अनुसार उससे होता है और तथा उस विकास के कुछ निश्चित जो है नियम है। ठीक है, तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या मार्क्सवादी इतिहास भौतिकवाद का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, कानून असीम संप्रभुता संपन्न के निर्देश की अभिव्यक्ति नहीं वह सामाजिक सुदृढ़ता की व्यवस्था है। यह विचार किसका है? लिंड से, डिग्वी, बार्कर, लास्की। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिग्वी। डिग्वी कहता है कि संप्रभु कानून का निर्माता नहीं है वरन स्वयं संप्रभु ही कानून की उत्पत्ति है। ठीक है, कानून की असीम संप्रभुता के निर्देश की अभिव्यक्ति जो है नहीं है वह सामाजिक सुदृढ़ता की व्यवस्था है। तो ये कहता है डिग्वी की संप्रभु जो है, ठीक है, सम प्रभु जो है वो क्या है? वह कानून का, ठीक है, कानून या विधि का निर्माता नहीं है। ठीक है, कानून का वो निर्माता नहीं है बल्कि क्या है? वह स्वयं ही, वरन वह स्वयं ही क्या है? कानून है। ये कहता है कौन? डिग्वी कहता है। ठीक है, तो ये कहता है कि स्वयं ही कानून है। कानून केवल सामाजिक आवश्यकताओं का प्रकाशन होता है। क्लार्क हैं, सिजविक हैं, विल्सन है, ग्रीन है, बिलोबी हैं। अस्टिन के इस बात का भी इन्होंने खंडन किया है कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। क्योंकि अस्टिन का एक परिभाषा आपने बार बार पढ़ी होगी, सुनी है। अस्टिन ने कहा है कि संप्रभु जो है उसका आदेश, ठीक है, संप्रभु का आदेश ही क्या है? कानून है। ये कहा है अस्टिन ने। और अस्टिन की परिभाषा छोटी सी है पर बहुत बार पूछी जाती है कि संप्रभु का आदेश है। तो इस बात से इन्होंने खंडन किया है। और क्योंकि रीति रिवाजों की उपेक्षा कोई संप्रभु नहीं कर सकता और उस संप्रभु के आदेश भी नहीं है, ये कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, डिग्री। राजनीतिक समाजवाद का उद्देश्य अवसर की समानता का उपबंध, हिंसा द्वारा पूंजीवाद का अंत करके दरिद्रता को दूर करना, समानता पर आधारित समाज की स्थापना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समानता पर आधारित समाज की स्थापना। तो राजनीतिक समाजवाद जो समाजवाद है उसका उद्देश्य होता है कि जो समानता की आर्थिक प्रणाली द्वारा जो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो व्यक्तियों के जीवन को अधिक सुखमय तथा संपन्न बनाने, यानी व्यक्ति का जो जीवन है उसे कैसे अधिक सुखमय और संपन्न बनाया जाए। ठीक है,
और व्यक्ति की अपेक्षा जो है यह समाज को अधिक महत्व देता है, ठीक है। और मानव समानता को क्या मानता है, लक्ष्य मानता है। तो राइट ऑप्शन है समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट है सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व किसने समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा है। अधिनायक को सार्टोरी ने, स्टोजोविक ने, मैकफरसन ने, सुम्पीटर ने। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टोजानोविक ने, ठीक है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व को की स्थापना पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति के पश्चात जो मजदूर वर्ग थे, तो मजदूर वर्ग के सत्ता पर अधिकार के क्या होती है, उसके बाद होती है। जो मजदूर वर्ग होता है उसके सत्ता पर जब अधिकार होता है तो उसके बाद होती है सर्वहारा वर्ग की क्या है, अधिनायक तत्व की। और इस अवस्था को समाजवाद या संक्रमण काल भी कहा जाता है। तो इसे समाजवाद भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, इसे संक्रमण काल, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, संक्रमण काल कहा जाता है, ठीक है। और इसे ही स्टाजोनिक ने समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा है। इसे इन्होंने समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा है, ठीक है। सत्ता पर जो मजदूरों का अधिकार हो जाता है उसके बाद इस सर्वहारा अधिनायक तत्व को इन्होंने कहा है कि समाजवाद की राज्यवादी ये मिथ्या है। स्टाजोनिक। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, समूह के लिए, व्यक्ति के लिए, जनता के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। और सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक व्यक्तिवाद समूह की के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। किसके लिए मांग करता है, वो समूह की स्वतंत्रता के लिए मांग करता है। आधुनिक व्यक्तिवाद है उसके अनुसार राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र है। ये क्या मानते हैं कि जो राज्य है वो क्या है, समूह मात्र है, ठीक है, राज्य। और जो इसलिए वैयक्तिक हित जो होता है, व्यक्ति का हित होता है, उसकी दृष्टि से जो कुछ ठीक है वही सामाजिक और राज्य के हित की दृष्टि से भी क्या होगा, वो ठीक होगा, ठीक है, वही ठीक होगा। और जो है आधुनिक व्यक्तिवाद प्रवर्तकों में सर जर्मन, एंजिल्स हैं, बैलास है, मिसकालेर, ये सब आते हैं इसमें। सेवन क्वेश्चन है, एक समसामयिक मार्क्सवादी विचारक जिसने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी और उसकी संरचनात्मक व्यवस्था पर बल दिया, वह था मैक्स हार्वेमर, जुर्गान हैबरमास, लुई अल्थूसर, कार्ल कोर्सर। और सेवन क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, लुई अल्थूसर। तो लुई अल्थूसर ने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी, ठीक है। किसको चुनौती दी, मानवतावादी सिद्धांत को, किसने, लुई थूसर ने। और उसकी संरचनात्मक जो व्याख्या है उस पर बल दिया और इसका उल्लेख अल्थूसर ने अपनी पुस्तक ऑफ मार्क्स में किया है। किसमें किया है, ऑफ मार्क्स, ठीक है, इसमें इसने अपनी पुस्तक ऑफ मार्क्स में किया है, ठीक है, अल्थूसर। और राइट ऑप्शन जैसा कि बी सी है। उदारवाद का मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है, और उदारवाद का मूल मंत्र है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। तो व्यक्तिक जो है ये स्वतंत्रता है, इसका क्या है, मूल मंत्र, ठीक है। और जैसा कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का क्या करता है, प्रतिपादन करता है जिसमें व्यक्ति को किसी अन्य सत्ता के अधीन पंगु होकर, ठीक है, पंगु होकर जीवन व्यतीत न करना पड़े, यानी। तो उदारवाद किसका मूल सिद्धांत है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है उदारवादी सिद्धांत जो है। नाइन्थ क्वेश्चन है, किसका विश्वास था कि अराजकतावाद मनुष्य के नैतिक विकास का प्राकृतिक लक्ष्य है, टॉलस्टॉय, क्रपटिंग, बाकुनिन, गॉडविल। और नाइन क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय के अनुसार अराजकतावाद मनुष्य के नैतिक विकास का क्या है, प्राकृतिक लक्ष्य है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की बेबरिज रिपोर्ट ने किस सिद्धांत का समर्थन किया, नकारात्मक उदारवाद, कल्याणकारी राज्य, व्यक्तिवाद, सकारात्मक उदारवाद। तो ब्रिटेन की बेबरिज रिपोर्ट ने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन किया है, हमने कई बार पढ़ भी लिया है इसे, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह रिपोर्ट सन 1942 में प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी ये बेबरिज की रिपोर्ट, सन 1942,
ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग सुख का ध्यान रखता है। बहुसंख्यक सुख प्रयोजनों की वेदी पर व्यक्तिक सुख का बलिदान कर देता है। सी है व्यक्तिकों की गणना यानी कैलकुलस जो है कैलकुलेशन का निरूपण करता है और जो व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सामंजस्यता लाकर सुख के कुल योग का निर्धारण करता है। डी है सुखवादी आचार नीति के ढांचे में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की समस्या का समाधान करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अधिकतम व्यक्तियों की गणना का निरूपण करता है और व्यक्तियों का अधिकतम सुख में सामंजस्यता लाकर सुख के योग का क्या करता है, उसका निर्धारण करता है। और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो वो है वो जो है सिद्धांत उन्होंने दिया है जर्मी बेंथम ने। नेक्स्ट है जेफरसन को स्वतंत्रता के एक नवीन विचार के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। यह विचार क्या है? उदाहरणात्मक स्वतंत्रता, नियमनात्मक स्वतंत्रता, मानवीय स्वतंत्रता, सृजनात्मक स्वतंत्रता। और 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सृजनात्मक स्वतंत्रता। तो मैकफर्सन ने उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता की संकल्पना पर प्रहार करते हुए इसे सृजनात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन इन्होंने किया है। ठीक है। और 13 क्वेश्चन है उदारवादी जनतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना अनिवार्य है? राजनीतिक दल का शक्तियों का विभाजन, विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल, वचनबद्ध नौकरशाही। और जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक दल। तो जो उदारवादी जनतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्या होते हैं, वो अनिवार्य होते हैं। ठीक है, अनिवार्य होते हैं। और विचारधारा पर आधारित जो राजनीतिक दल है साम्यवादी प्रवृत्ति होते हैं, अतः उदारवादी जनतंत्र के राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है किसके अनुसार प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है? मैक्सी, टेलरेंड, फाउगेट, अरस्तु। ठीक है। और ऑप्शन बी हो जाएगा टेलीरेंड। यानी टेलीरेंड ने प्रजातंत्र को काले रक्षकों का क्या कहा है? कुलीन तंत्र कहा है। ठीक है, कुलीन तंत्र कहा है। प्रजातंत्र को काले रक्षकों का कुलीन तंत्र कहा है किसने? टेलीरेंड ने। नेक्स्ट है सीले, अस्टिन, लिंकन और डायसी के अनुसार प्रजातंत्र का विचार है एक आधुनिक विचार, राज्य का एक स्वरूप, सरकार का एक स्वरूप, समाज की एक व्यवस्था। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सरकार का एक स्वरूप। तो सीले, अस्टिन, लिंकन और डायसी, ठीक है, इनके अनुसार प्रजातंत्र क्या है? सरकार का रूप है। और सीले कहता है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। सीले क्या कहता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीले कहता है कि प्रजातंत्र, ठीक है, वह शासन है, ठीक है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? भाग होता है। तो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? उसका भाग होता है। ये कौन कहता है? ये कहता है सीले। ठीक है। और जो है अस्टिन कहता है कि प्रजातंत्र वह शासन है। और अस्टिन क्या कहता है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। ठीक है, अस्टिन यहाँ पे क्या कहता है? बड़ा भाग कहता है। यानी बातें यही है लेकिन वो कहता है कि बड़ा भाग शासन करता है। ठीक है, अस्टिन कहता है ये। और जबकि लिंकन कहते हैं कि प्रजातंत्र शासन का जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित होता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। और तथा डायसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासन समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। ठीक है, तो सबकी मिलती जुलती परिभाषा है और ये डायसी प्रजातंत्र का विचार ये सबका है। ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और पढ़ाई बिल्कुल ढीली ना छोड़ें। नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें। एग्जाम आपका बेशक हो गया है यूसी नेट का, लेकिन आगे टीजीटी पीटी का एग्जाम है, यूसी नेट का फिर से एग्जाम है। तो उन सब के लिए बराबर कंटिन्यू लगातार तैयारी करते रहें। और आप सभी लोगों का धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू।